गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 अक्टूबर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जो भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता हो, या आपके मेंस में पूछा जाता हो, या आपके इंटरव्यू में, ठीक है, सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। कल मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो उसमें थोड़ा सा वॉइस को लेकर मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सुनने लायक था वो, ठीक है। और कल लोगों ने कमेंट भी किया, मैं पढ़ा वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो यहाँ पे वो चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, ओके? देखिए यहाँ पे, आज का जो टॉपिक है पहला हमारा, बिहार में जो है ना, वो होने वाला है आपका इलेक्शन, ठीक है? बिहार विधानसभा का क्या होने वाला है? इलेक्शन होने वाला है। तो जब ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो जो एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे ना इम्पोर्टेंट वाला, वो क्या पूछेगा? आपको हम पहले ज़ूम करके दिखा देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम नोट डाउन करवा देंगे। सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा ना, कि कितने चरणों में जो है ना यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? कितने चरणों में क्या हो रहा है? एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 चरण, ठीक है? चलिए, इसको हम थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करते हैं और शॉर्ट नोट बना देते हैं आपका। पहला जो है ना आप लिखोगे, कलर ले लेता हूँ, ब्लैक, ओके। फर्स्ट नंबर पॉइंट कीजिएगा कि 2 चरण में हो रहा है, ठीक है? 2 चरण में, ये पहला पॉइंट हो गया। थोड़ा-सा डार्कनेस बढ़ा लेते हैं इसका, ओके। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो है ना कुल सीट कितना है बिहार में विधानसभा का? 243 सीट है। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है? और क्या फैक्ट है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, इसमें से जो है ना एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का जो सीट होता है, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, एक तरफ जो है ना फैक्ट दे देगा, विधानसभा सीट, और एक तरफ राज्य का नाम दे देगा, 4 राज्य का नाम दे देगा, उसकी विधानसभा सीट दे देगा, ऐसे करके इस फॉर्म में, और मैच करने के लिए आपसे पूछ लेगा। तो आप लोग डेटा याद रखिएगा, जो मैंने हाइलाइट किया ना, आप लोग कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे, ओके? चलिए, उसके बाद क्या है यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हाँ, और कुछ फैक्ट यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे फैक्ट क्या है कि अभी इलेक्शन हुआ ना, तो बिहार में जो है ना, बिहार के पटना में मेट्रो सेवा शुरू कर दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3.45, है ना? 3.45, 3.45 किलोमीटर का ये बना, इस डेटा को भी याद रखिएगा। बिहार का जो अभी बीपीएससी 72 होगा, बीपीएससी मेंस का होगा 71 का, ठीक है? इंटरव्यू होगा अभी। एडीओ का जो है फॉर्म आया हुआ है, सीजीएल आया हुआ है, बिहार दरोगा आया हुआ है, तो ये सब डाटा जो है ना आपके काम करेगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग आते हैं। और हाँ, नेक्स्ट मुद्दे में हम लोग आते हैं यहाँ पे, थोड़ा अभी कंफर्टेबल होने में मुझे थोड़ा वक़्त लगेगा, है ना? आज मेरा दूसरा दिन है, लेकिन धीरे-धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना? ये क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन एसआईआर के कारण क्या हो रहा है? न्यूज़ में आ रहा है ना? एसआईआर के कारण आ रहा है ना? स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू करके, इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा। और इलेक्शन कमीशन का काम आपसे पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन करेगा कि इलेक्शन कमीशन का वर्तमान में क्रिटिसाइज़ क्यों हो रहा है? आलोचना क्यों हो रहा है? इसके बारे में फैक्ट आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। हमारा जो चुनाव आयोग है, वो क्या है? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। एकदम पूरा टू द पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। आपको बस यही याद रखना है। और ये जो है ना, देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से क्या करवाना है? चुनाव करवाना है। लोकसभा का करवाता है, राज्य विधानसभा का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है? और जिन-जिन राज्यों में विधान परिषद होता है, उसका भी इलेक्शन हमारे चुनाव आयोग ही करवाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? साथ ही जो है ना यहाँ पे
अगर हम लोग बात करें कुछ और, हाँ, देखिए, इसका आलोचना इसलिए हो रहा है ना, अभी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो क्रिटिसाइज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनकी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहाँ पे आचार जो संहिता होता है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका सही से पालन नहीं होता है। चुनाव में जो पैसे या धन खर्च किए जाते हैं, उसका सही से नियंत्रण नहीं हो पाता है। इस कारण से यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ऐसा ही मेंस का टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग, ठीक है? और हमारा बीपीएससी 71 का भी चल रहा है, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले जनसत्ता खत्म कर लेते हैं। कल तो 1 घंटे का वीडियो हो गया था हमारा, और हमारा प्रयास है कि आधे घंटे में इसको समाप्त करना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखिए, अभी क्या हुआ ना, थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? उन पे जूता फेंकने का प्रयास किया गया। ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पकड़ा गए हैं, और इनको जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको जो है ना निलंबित कर दिया है, क्योंकि जो कार्य किए हैं वो पूरा देश में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस मुद्दे पे कहा कि बहुत ही कड़ी निंदा किया है और पूरा भारतीय नाराज है, ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो प्रधान न्यायाधीश हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? कॉलेजियम सिस्टम का आपने नाम सुना है ना? कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ध्यान रखिएगा। और मेंस में आपका बीपीएससी 70 का मेंस में आपसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ लिया कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, इसके सदस्य क्या होते हैं और इसका काम क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम। तो जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं या आप कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है ना कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो है ना राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में कितने जो है जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना 34 जज हैं। ये फैक्ट है, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। और अगर हम लोग बात करें यूपी पीसीएस और बीपीएससी में और उत्तराखंड पीसीएस में ना, एक क्वेश्चन जो है ना कॉमन पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट करते हैं कौन? जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं ना, उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, उसका जो अपॉइंटमेंट करते हैं, उसका जो अपॉइंटमेंट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। ओके, जो अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। और हाई कोर्ट के भी जो जज हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है ना राष्ट्रपति जी करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग मुद्दा यहाँ पे ये है ना कि जो हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर इसमें जो है ना जज की संख्या को बढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पावर है संसद को। किसको पावर है ये? संसद को पावर है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाई कोर्ट में जो है ना अ, जो जज की संख्या बढ़ाने का जो पावर है ना, वो है राष्ट्रपति को। हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ लिया, यही क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछ लिया, यही क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस में पूछ लिया। तो हम लोग इस फैक्ट को डिस्कस क्यों नहीं करें? ठीक है? चलिए, अभी तो अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, और समय का हमारे पास लिमिटेड है, आधे घंटे में वीडियो कंप्लीट करना हमें। ओके, थर्ड पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। इस पे बात करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मेंस में आपका प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, ठीक है? जैसे कि अभी आपने देखा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ग्रीन पटाखा होता है ना, ग्रीन पटाखा जिसको बोलते हैं या ग्रीन क्रैकर बोलते हैं, तो वो पाबंद है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आप यूज़ उसका नहीं करोगे दिल्ली में। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जाएँगे सुप्रीम कोर्ट पे और वहाँ से आदेश लेके आएँगे कि दिल्ली में जो है ना पटाखे की जो यूज़ को लेकर हमें जो है वो दिया जाए, परमिशन दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो पटाखा से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है, वो फलेगा-फूलेगा, जो रोज़गार है वो जनरेट होगा, ठीक है? ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे पूछेगा कि दिल्ली में जो वायु पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है? उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? कारण आपसे पूछेगा मेंस में ये, ध्यान रखिएगा। और सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं वायु जो पॉल्यूशन है उससे निपटने के लिए? तो ये तमाम फैक्ट को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? और आपको बता दें, दिल्ली जो है ना भारत का कैपिटल है, तो स्टेट कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है? और और आपको बता दें कि बाकी स्टेट कमीशन क्यों दिल्ली से क्वेश्चन पूछता है? एक तो कैपिटल के कारण पूछ लेता है, साथ ही अ, और ये सुर्खियों में रहता है। ओके, तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेंस का तैयार कर दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए, बोरिंग ना लगे। देखिए,
दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, उसके कारण क्या है? ये क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने सिंपल से लिख दिया, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा-सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया था। लेकिन हम आप क्या कर दिए, सिंपल आपके सामने रख दिए ताकि आपको पढ़ने में, समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण हो रहा है, देख रहे हैं ना? उसका कारण क्या है? तो जो पराली जलता है, जैसे हरियाणा, पंजाब में आप देखोगे वहाँ पे जो खेतों में जो धान काटने के बाद जो पराली बच जाता है ना, उसको जलाते हैं तो धुआँ निकलता है। तो वायु प्रदूषण के लिए एक ज़िम्मेवार है। फिर वहाँ पे वाहन, ठीक है? वाहन जो होता है, गाड़ियाँ होती हैं, मोटर होती है, तो उससे जो धुआँ निकलता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर औद्योगिक उत्सर्जन, जो भी इंडस्ट्री वगैरह बैठा हुआ है, उससे धुआँ निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है? साथ ही डेंसिटी, आप देखोगे ना, 1 किलोमीटर में लगभग 11,000 लोग रहते हैं, तो डेंसिटी भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पे ऑड इवन, स्मोक टावर, पराली प्रबंधन योजना, ठीक है? सामूहिक जागरूकता, ये तमाम जो है ना सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। इतना अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, आप जो है ना मेंस में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। समय कितना हो गया? चलिए, हमें टाइम के अंदर खत्म करना है, 20 पेज है लगभग। आप लोग बने रहिएगा एकदम यहाँ पे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा, आप लोग कमेंट में लिखिए। और ये पीडीएफ देख रहे हैं ना, इसके लिए जो है ना आपको नॉमिनल फी पे करना पड़ेगा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और हाँ, पेन कॉपी का इस्तेमाल कीजिएगा, जितना भी हाईलाइट किए ना पॉइंट को, वही चीज़ लिखिएगा आप लोग। क्लियर है? ताकि आपको रिवाइज करने में एग्जाम से पहले मजा आ जाए। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी नोबेल प्राइज मिला है किस फील्ड में? मेडिकल के फील्ड में। आप देख रहे हैं ना, चिकित्सा, यहाँ पे लिख देते हैं चिकित्सा, ओके, के फील्ड में जो है ना नोबेल प्राइज मिला हुआ है। पहले शुरू में जो है ना 5 फील्ड में मिलता था, लेकिन 1964 या 65 में एक फील्ड और जोड़ दिया गया। कौन सा क्षेत्र? वो था इकोनॉमिक्स वाला, अर्थशास्त्र में। वो पहले से नहीं था। तो ये सब फैक्ट भी वन डे एग्जाम में पूछ लेता है, कमीशन भी पूछती है। कमीशन पता क्या पूछेगी? कि इनको जो है ना किस सब्जेक्ट के लिए या किस रिसर्च के लिए दिया गया है। तो पेरीफेरल ह्यूमन टॉलरेंस, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ठीक है? देखिए, पेरीफेरल, पेरीफेरल, फेरल, ओके, ह्यूम्यून, ये जो फैक्ट है ना, पेरिफेरल ह्यूम्यून, याद रखिए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई वायरस और या बैक्टीरिया इंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और उस वायरस को मारता है। तो उसी पे रिसर्च किया गया है। और मैरी, फ्रेड, सीमान, ये तीनों नाम हम क्यों बोले? हम फर्स्ट लेटर क्यों बोल रहे हैं? ताकि आपको याद करने में मजा आ जाए, आपको बोर ना लगे। अगर पूरा नाम याद करने लगोगे ना, तो आपको लगेगा बेकार है, मजा नहीं आ रहा। आप फर्स्ट लेटर याद रखें, मैरी फ्रेड सिमोन। 2025 का इनको मेडिकल के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नेक्स्ट में अगर आर्टिकल मिलता है इनसे जुड़ा हुआ, तो डिटेल में बात करेंगे हम लोग। हम लोग को एक टाइम बोर्ड पे खत्म करना है। ये देखिए, ये है एडिटोरियल पेज। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे। अभी जो है ना, जो महिला और पुरुष के बीच में जो आंकड़ा है, मतलब पुरुष का जो आंकड़ा होता है या महिलाओं का जो आंकड़ा होता है, उसके बारे में जो है ना एडिटोरियल में डिस्कस किया गया। और मेंस में अभी आपका 71 का मेंस होगा, तो महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा जरूर पूछेगा आपसे, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पता है क्या समझ में आएगा? कि जो सेक्स रेशियो है, ये 0 से 6 वर्ष के बीच वाला, है ना, 0 से 6 वर्ष के बीच वाला, तो जो सेक्स रेशियो है ना, वो घट रहा है, कम रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? मेंस में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो सेक्स रेशियो को लेकर जो चिंताएं हैं, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या लिखोगे? भ्रूण हत्या। यहाँ पर लिख देते हैं आपको, ताकि आप लोग नोट करते रहिए। और इसका ओरिजिनल पीडीएफ और पेपर दोनों जो है ना अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं ना, तो जुड़िए। लोग जुड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? आज ही मैंने 2 को ऐड किया वहाँ पे ग्रुप में। वो लोग क्या करते हैं? पेमेंट किए, स्क्रीनशॉट हमें भेज दिए, ठीक है? और उनको फिर ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कारण, कारण देखेंगे हम लोग, ठीक है? पहला क्या कारण है? पहला कारण है भ्रूण हत्या। जो सेक्स रेशियो जो घट रहा है ना, बढ़िया नहीं लिखा है ये। भ्रूण
हत्या पहला कारण है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है यहाँ पे सामाजिक अवधारणा। सामाजिक अवधारणा का मतलब सामाजिक अवधारणा ना, हाँ, ये देखिए सामाजिक अवधारणा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नहीं होता है, जो फैमिली में आप देखोगे कि बेटों की चाहत ज़्यादा होता है, बेटा जो है हमें मुखाग्नि देगा, बेटा हमें कमा के देगा, इस तरह की जो मेंटालिटी है, उसी के बारे में बात किया गया सामाजिक अवधारणा और भ्रूण हत्या। थर्ड में यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे कि जो सरकार की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, ठीक है? वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे? जैसे कि आपने देखा कि कुछ राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश में अगर किसी भी महिला का 3 बच्चा हो जाता है, 2 से अधिक हो जाता है, तो उनको सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलता है। ये सभी रिस्पॉन्सिबल है सेक्स रेशियो घटने में। तो जो मैंने कारण बताया ना, उसको आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन आपका यहीं से पूछने वाला है, ठीक है? मेंस का टॉपिक है ये। और बिहार तो एकदम पूछेगा, क्यों पूछेगा? क्योंकि बिहार में महिलाओं का 35% रिज़र्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। पहले जो है ना, बिहार में जो 35% रिज़र्वेशन था महिलाओं का, उसमें जो ना बिहार से जो अन्य राज्य हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड, सभी महिलाओं को वहाँ पे अधिकार मिलता था, आरक्षण मिलता था। लेकिन सरकार ने इस बार बिहार की महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो महिला एम्पावरमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। थोड़ा-सा एडजस्ट करने में जो है ना, मुझे वक़्त लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए, मौसम का मिज़ाज, ठीक है? तो यहाँ पर बात किया गया है कि किस प्रकार जम्मू-कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जो बारिश हो रहा है अचानक, बहुत ही कम समय में जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रहा है, तो उससे कितनी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। एक तो जान-माल का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। ये सब जो है ना परिणाम है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यही लिखा हुआ है कि जो अ, मौसम का जो चक्र है, वो डिस्टर्ब हो गया है। क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, वहाँ के जो पेड़-पौधे हैं, उसको काट दिया गया है। वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्स है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। इसका परिणाम आप देख रहे हो बादल फटने का के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, मेंस का टॉपिक था ये वाला। तो जो भी मैंने परिणाम बताया, जो कारण बताया, उसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? ये है ना पाकिस्तान और भारत का जो संबंध है, जो तनावपूर्ण है और जो पाकिस्तान का रवैया है, वो दोहरा रवैया है। कहने का मतलब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को दिखाने का कोशिश करता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है, बल्कि वो आतंकवाद का पोषित है वो। भारत ने इसका बार-बार जो है ना मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान वो देश है ना, जहाँ पे मानवाधिकार शून्य है और वो दूसरे को उपदेश देते फिरता है। भारत का ऐसा कहना है। और आपने देखा कि जो पाकिस्तान है, उसको आईएमएफ से लगभग $1 बिलियन का जो है मिला था, वित्तीय सहायता। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो भारत ने इसका कड़ी विरोध किया था क्योंकि जो इसमें अमेरिका का भी हाथ है। अमेरिका चाहता है भारत के खिलाफ जो है ना पाकिस्तान का यूज़ करे, ठीक है? तो ये जो है ना आपका रिलेशन को दिखाता है। ख़ैर, यहाँ पे जो मुद्दे हैं, वो पाकिस्तान को लेकर कि उसका दोहरा रवैया है। हमेशा भारत चाहता है कि जो पड़ोसी देश है उसके साथ मधुर संबंध रहे। लेकिन ये अपनी आदत से पाकिस्तान जो है ना, बाज नहीं आ रहा है। इसलिए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है? याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भारत की विदेश नीति है पाकिस्तान को लेकर, उसको और क्या जो है ना करना चाहिए। तो आपको सुझाव माँगेगा मेंस में। तो सुझाव में आप ये पॉइंट को लिखिएगा कि केवल बातचीत या चेतावनी काफ़ी नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, बल्कि कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके अलगाव के प्रयासों को और तेज करना होगा और सीमा पार किसी भी उस्कावे को तुरंत और निर्णायक रूप में लेना होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हम लोग देखें अभी। थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। ओके, तो हमारा आवाज़ आपके सामने क्लियर हो रहा है? आप अच्छे से समझ पा रहे हैं टॉपिक को? मज़ा आ रहा है? तो कमेंट कीजिएगा आप लोग ज़रूर, ठीक है? और ये देखिए, कल भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था और अभी चलेगा, कंटिन्यू चलेगा क्योंकि लद्दाख का मुद्दा है ना, बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो लद्दाख को लेकर जो हिंसा हुआ, तो लद्दाख की 2 मुख्य माँगे हैं। पहले आपको क्वेश्चन बता देते हैं मेंस में कैसे पूछेगा।
कि लद्दाख में जो हिंसा देखने को मिला, जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? क्या माँग है वहाँ पे? उसको उसको बताना है। साथ ही सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसको सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, आप अपना सुझाव दें। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है मेंस में, तो आपको क्या लिखना चाहिए? तो आपको बता दें, ये है कपिल सिब्बल जी, बहुत बड़े जो है ना एडवोकेट है ये, आपको पता ही है इनके बारे में। और ये है उनकी वाइफ सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कौन है आपको बता दें यहाँ पे, तो वो एक जलवायु कार्यकर्ता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो उनका डिमांड क्या है कि राज्य को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। राज्य मतलब माफ़ कीजिएगा, यूटी जो है ना, उसको 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए और उसको राज्य का दर्जा दिया जाए। ये माँग है लद्दाख का, ठीक है? तो यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल दिख रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। कहाँ-कहाँ पूछा गया देख लीजिए। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ जो है ना, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उसके बारे में हमारे संविधान में ज़िक्र किया गया है आर्टिकल 76 में। अगर संविधान का आर्टिकल 76 पढ़ोगे ना, तो उसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बात किया गया है। लेकिन जो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल आप देख पा रहे हो ना, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है संविधान में। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया, स्टेटमेंट बना के, ठीक है? और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को लेकर आपने देखा कि कमीशन में, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान एमपी पीसीएस, सब में पूछा गया है कि कितना आर्टिकल है इनसे, मतलब कौन सा आर्टिकल जो है ना अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है। तो इस एंगल से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? चलिए, और आपको बता दें 6th शेड्यूल में जो है ना ट्राइबल से जुड़ा हुआ प्रावधान है, और इसमें कितने राज्य शामिल हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कल हमने इस पे बात किया था। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है ना, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है और बार-बार पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ है बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए कि जो रुपया है हमारा, वो मजबूत हुआ कुछ पैसे से, ठीक है? अभी मुझे लगता है कि 88 रुपया आसपास के चल रहा है, ठीक है? 88, मतलब अगर आपको $1 खरीदना है, तो आपको 88.80 पैसा पेमेंट करना होगा, तब आप $1 खरीद पाओगे, ठीक है? तो जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। तो ऐसे में अब हम लोग क्या करें? तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखिए, आपको जो चीज़ बता रहे ध्यान रखिएगा। जब हमारा पैसा, जो रुपया होता है ना, मजबूत होता है, ठीक है? तो एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है? तो एक्सपोर्ट क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट क्या होता है? घट जाता है। जब हमारा जो रुपया है हमारे देश का, अगर वो मजबूत होगा, तो हमारा एक्सपोर्ट घट जा माफ़ कीजिएगा, अ, अगर हमारा रुपया मजबूत होता है ना, तो क्या होगा? हमारा अगर रुपया मजबूत होता है और हमारा रुपया कमज़ोर होता है, 2 कंडीशन है, इस पे हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है? जब हमारा रुपया मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? घट जाता है। और जब कमज़ोर होगा हमारा रुपया ना, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हमारा रुपया कमज़ोर होता है, तो हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन बना के वहाँ पे दिया गया था कि हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी ने भी पूछा हुआ है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे, एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। कल भी इनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इनका न्यूज़ में आर्टिकल रहेगा ही रहेगा, ओके? क्योंकि हमारा जो फॉरेन जो संबंध है, विदेश नीति, उनमें इनका महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। तो यहाँ पे बात किया गया है किस चीज़ के बारे में? टैरिफ के बारे में। जो अमेरिका के द्वारा जो लगाया गया है 50% का टैरिफ, या अमेरिका के द्वारा भारत के अलावा अन्य देश जैसे कनाडा, ब्राज़ील में भी लगाया गया है। तो इसका वैश्विक लेवल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के द्वारा
जो शुल्क में बढ़ोतरी किया गया है या हेर-फेर किया गया है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पे चर्चा करें। ये मेंस का क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, जब शुल्क में अस्थिरता है ना, तो उससे ट्रेड क्या होता है? ट्रेड को फ़र्क पड़ता है। जो व्यापार होता है, व्यापार, वो प्रभावित होगा, पहला पॉइंट में। दूसरा क्या है? जो ग्लोबलाइज़ेशन है, ग्लोबलाइज़ेशन, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर जो है ना, अब यहाँ पे विरोध हो रहा है कि ग्लोबलाइज़ेशन जो है ना सही नहीं है, ठीक है? व्यापार को लेकर। फिर यहाँ पे जो सप्लाई चेन है, वो प्रभावित होगा। जो तेल की कीमतें हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट प्रभावित होगा, ठीक है? तो ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, ये जो मैंने हाइलाइट किया है ना, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, शुल्क की अस्थिरता के कारण व्यापार क्या होगा? प्रभावित होगा। वैश्वीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसका विरोध लोग कर रहे हैं अब। तो इसी में जो है ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी कॉलेज को संबोधित कर रहे थे, वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि वर्तमान में जो भारत की जो विदेश नीति है, ये देखिए, वर्तमान में जो भारत की जो विदेश नीति है, क्या वो स्वतंत्र है या किसी पे आश्रित है? तो इनका जवाब पता है क्या है? इन्होंने कहा कि कुछ हद तक आश्रित है और काफ़ी हद तक स्वतंत्र है। क्लियर है? आपको भी पता है कि भारत का जो इकोनॉमी है वो अभी विकसित नहीं हो पाया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग क्रूड ऑयल के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है? अ, और जो सेमीकंडक्टर वगैरह है, जो मिनरल्स वगैरह होता है, उसके लिए हम दूसरे देशों पे आश्रित हैं। इस कारण से हमारी विदेश नीति जो है ना, थोड़ा-सा प्रभावित हो जाती है। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा ये सब चीज़। मेंस में आपसे यही पूछेगा अब। इसी तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, आप उसको कैसे देखते हैं? तो आपको यही सब चीज़ लिखना होगा कि कुछ हद तक क्या है? आश्रित है। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव हुआ, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, जो डिस्प्यूट है, तनाव है, पहले तो ठीक चल रहा था। ये साल में क्या हो गया? जब से सेकंड टेन्योर में डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति बने हैं, उनके आने से भारत और अमेरिका की जो विदेश नीति है, वो किस प्रकार से प्रभावित हुई है, ये चुनौती उत्पन्न हुआ। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप लिखिए पहला पॉइंट में H1 वीज़ा, ठीक है? दूसरा क्या लिखोगे? टैरिफ, ठीक है? थर्ड में क्या लिखोगे आप? टैरिफ हो गया, H1 वीज़ा, एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर, फिर ये डेयरी प्रोडक्ट वाला, ठीक है? ये 4-5 मुद्दे हैं। डेटा लोकलाइज़ेशन, ये सब मुद्दे हैं विवादित वाला, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद है, ये देखिए, ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस में जो है ना, अभी 71 का जो बीपीएससी मेंस होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई, ये आने वाला क्वेश्चन है। अभी आपका यूपी पीसीएस का जो होगा मेंस 2025 का, उसमें अफ़गान नीतियों को लेकर, भारत का जो है ना, अफ़गान नीतियों को लेकर क्या विचार है या कैसा विदेश नीति है? भारत अफ़गानिस्तान से क्या चाहता है? अफ़गानिस्तान भारत से क्या चाहता है? और अफ़गान की जो नीति है, उसको कौन-कौन सा देश प्रभावित कर रहा है? आपको पता है ना, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ तक कि अमेरिका भी तालिबान या अफ़गान को कह लीजिए, वहाँ पे अपना जो है ना, दबदबा बनाना चाहता है। ये आर्टिकल में पूरा लिखा हुआ है। तो देखिए, भारत को अफ़गानिस्तान से क्या चाहिए? अभी भारत को जो है ना, क्योंकि आपको पता है अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और वहाँ पे अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना दखल दे रहा है। तो ऐसे में भारत की जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, उसके लिए थ्रेट हो जाएगा। तो भारत जो है ना, अब धीरे-धीरे ही सही, पर्दे के पीछे ही सही, अपने संबंध को अफ़गान के साथ मजबूत कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। साथ ही अफ़गान को क्या चाहिए भारत से? अफ़गान को भारत से क्या चाहिए? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है वो चाहिए, साथ में व्यापार चाहिए और वीज़ा चाहिए। ताकि उनको मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन वगैरह मिल सके, ठीक है? तो दोनों के अपने-अपने राष्ट्रीय हित है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये टॉपिक को हम लोग ले लेते हैं, ये मेंस का टॉपिक है। अभी जो वर्ल्ड में, विश्व में 2 युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन और इज़राइल हमास।
तो क्या ये युद्ध को शांति करवा पाया है? शांति स्थापित करवा पाया है? नहीं करवा पाया। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रासंगिकता पे सवाल जो है ना खड़ा कर दिया गया है, पहला ये। दूसरा होगा कि यूएनओ जो है ना क्या-क्या चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो चैलेंजेस में आप लिखोगे चुनौती में, पहला पॉइंट में आप लिखोगे कि फंड जो अमेरिका के द्वारा मिलता था, उस पे कटौती कर दिया। दूसरा, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सही से नहीं हो पा रहा है। वर्तमान की जो चुनौती है, चैलेंजेस है, उसको सही से टैकल नहीं कर पा रहा है। ओके, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान में रखिएगा। ओके, तो और तो क्या ये इसमें सुधार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। भारत तो बोलता है कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में जो पॉपुलेशन है सबसे अधिक है पूरा वर्ल्ड में, और उसी का रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में नहीं है। तो क्या ये प्रासंगिकता होगा? नहीं होगा। तो ये तमाम मुद्दे को हम लोग डिस्कस किए। ओके, इसके बाद और भी कुछ है क्या? इसके बाद कुछ नहीं है। एक मैप है, आपको हम बार-बार डिस्कस करते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएँगे जिसमें सारा मैपिंग डिस्कस करेंगे। अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, ये बेलारूस को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है बीपीएससी एएसओ में, ठीक है? ये रोमानिया को लेकर पूछ लिया है। क्या ये अ, बाउंड्री शेयर करता है यूक्रेन के साथ? उसको ध्यान में रखिएगा। ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? और आपको बता दें, ये लुहांस्क, डोनेस्क और क्रीमिया, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब एंगल को ध्यान में रखिएगा। एक और टॉपिक है मैप का, उसको देख लेते हैं, ये वाला। देखिए, कल भी मैंने डिस्कस किया था ईरान इज़राइल को लेकर, जो अभी मसला चल रहा है। गाज़ा का लोकेशन याद रखिए, वेस्ट बैंक का लोकेशन याद रखिए, इजिप्ट याद रखिए, जॉर्डन। ये सीरिया जो है ना मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। क्लियर है? 4 ऑप्शन दे देता है और हर बार रिपीट करता है। जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया ना, आप यकीन मानिएगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कमीशन के लिए। आप स्टेट पीसीएस जैसे बिहार का ही देख लीजिए, तो 10-12 क्वेश्चन आपको यूपीएससी का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपी पीसीएस का देने जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सारे पीवाईक्यू को देख के जाना है हम लोग को, ठीक है? तो ये तमाम फैक्ट हम लोग डिस्कस किए। अब आती है पीडीएफ आपको चाहिए तो क्या करना होगा? बीपीएससी 71 में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबको देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है? एक-एक करके। जल्दी-जल्दी नीचे आ जाओ भाई, समय बहुत कम होता है, फिर इसको अपलोड भी करना है मुझे। सारा कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है, तो वक़्त तो लगेगा ही ना। ओके, कहाँ गया मेरा फ्रंट पेज? आ जाओ। सारे मेंस का टॉपिक यहाँ पे है ना, कैसे क्वेश्चन बनता है? हाँ, अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। बहुत लोगों का क्वेरी होता है। अगर आपको जोड़ना पीडीएफ चाहिए ये वाला, 2 ऑप्शन है। एक तो लिंक मिलेगा आपको कमेंट में, उसको क्लिक कीजिए, रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। पहला ये, इस पे कॉल कर सकते हैं अगर बीपीएससी 71 को टारगेट कर रहे हैं आप, मेंस के लिए। तो वहाँ पे हमने जो है कोर्स लॉन्च किया है और उसमें लगभग 35 से 36 पीडीएफ को मैंने सेंड कर दिया है। बहुत ही लिमिट वर्ड में, ठीक है? तो आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है 71 का, उसके बाद जो है ना, उसका जो कोर्स है, उसको स्पीड कर दिया जाएगा। पीडीएफ 2 भेजे जाएँगे पर डे और उसका वीडियो एनालिसिस कर दिया जाएगा। कैसे-कैसे पढ़ना है आपको, कौन चीज़ को याद करना है, किस चीज़ को छोड़ना है, ठीक है? तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए। धन्यवाद। ठीक है? तो कल हम लोग मिलते हैं हम लोग। ओके।